कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था कॉमन एमिटर के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में हमने स्टडी किया था। एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज होता है वो भी हमने स्टडी किया था, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके। देखिए, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले कॉमन एमिटर के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये डायग्राम लिया, जिसमें हमने इनपुट वोल्टेज दिया है VBB। ठीक है, ये आपका बेस है, दिस इज योर बेस, ये एमीटर एंड ये कलेक्टर। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है RL। यहाँ पर हमारे पास में एक बैटरी कनेक्ट की गई है VCC, लाइक दिस। ठीक है, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये कैसा ट्रांजिस्टर है, तो इट इज NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अगर हमें शो करनी है तो ये ऐसी आ जाएगी करंट की डायरेक्शन, राइट। तो दिस इज IE, यहाँ से बेस करंट जाएगा IB, और यहाँ से कलेक्टर करंट जा रहा होगा IC। ठीक है, ओके। तो बेटा ये हमारे पास में कॉमन एमिटर का डायग्राम है, जिसके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब यहाँ पर एक चीज जो समझनी है वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया था कि बेस एमिटर जो जंक्शन है, यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन लेते हैं, हियर वी आर गोइंग टू यूज अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन, एंड यहाँ पर कलेक्टर एमिटर के बीच में जो कंडीशन है दैट इज अ रिवर्स बायस कंडीशन, राइट। तो इनपुट वोल्टेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हम ले सकते हैं वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VBE से, और आउटपुट वोल्टेज को अगर आप चाहें तो कलेक्टर और एमिटर के बीच में ले रहे हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय VCE। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए व्हाट वी कैन राइट इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू VBE, बेस एमिटर के बीच में लगने वाला वोल्टेज है ये, एंड V आउटपुट, तो ये हो जाएगा VCE, कलेक्टर एमिटर के बीच में आउटपुट वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो ये किसके बीच में हम बनाएंगे डायग्राम, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो डायग्राम बनेगा दैट इज बिटवीन IB वर्सेस VB, बेस एमिटर के वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पर VCE को हम एज अ पैरामीटर यूज करेंगे, VCE विल बी वर्किंग एज अ पैरामीटर इन दिस ग्राफ। ठीक है, तो दूसरा आप देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर IC वर्सेस VCE, इसके बीच में ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे IC और VC के बीच में, जिसमें IB विल वर्क एज अ पैरामीटर। IB को हम एक पैरामीटर की तरह यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। IB विल बी वर्किंग एज अ पैरामीटर। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन IB वर्सेस VB। तो देखिए दिस इज IB एंड दिस इज VB। ये आपका आ गया IB और यहाँ पे आ जाएगा आपका VBE, मतलब कि बेस एमिटर वोल्टेज। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लॉट हम करेंगे। देखिए ये, अब यहाँ पर एक चीज समझिए
मैं आपको पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस ग्राफ के बारे में। देखिए, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वी सी वी हैव टेकन एज अ पैरामीटर, वी सी हमने लिया यहाँ पे 2 वोल्ट, एंड देन at for the particular value of VC at 3 volt it is going to be like this। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि it is behaves as a फॉरवर्ड बायस, मतलब बिकॉज हमें पता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आप देखो यहाँ पर हमने जो इनपुट दिया है, ये इनपुट कैसी कंडीशन में है, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, यस और नो, राइट। तो इट विल डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर अगर हम एक नी वोल्टेज की वैल्यू लें कि नी वोल्टेज इज 0.6 वोल्ट, सपोज हमने क्या लिया कि नी वोल्टेज जो है वो कितना है, 0.6 वोल्ट है। सो टिल 0.6 वोल्ट द करंट आईवी इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर आप देखो ये जो करंट आईवी है ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, कब, 0.6 वोल्ट तक। सो आई कैन राइट टिल द नी वोल्टेज इज, वी हैव कंसिडर नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज हमने लिया है, द नी वोल्टेज is 0.6 volt, कितना लिया है, 0.6 volt। so till 0.6 volt the current iv is, the current iv is very small, ठीक है, एंड आफ्टर द करंट विल राइज, एंड आप जब इस 0.6 वोल्टेज की वैल्यू जो को जब आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, मतलब कि नी वोल्टेज 0.6 वोल्ट है और फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, तो यहां पर क्या होता है कि जो बेस करंट होता है वो 0.6 वोल्ट तक तो कैसा रहता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ये 0.6 वोल्ट से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये जो करंट है इट विल राइज रैपिडली। आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि करंट जो है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। बोलो, आई बात समझ में यहां तक। दूसरी चीज आप Yes, यहाँ sir. पर एक चीज और समझिए कि जैसे जैसे हम ये VC की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VC, सो करंट IC विल इंक्रीज एंड ड्यू टू दैट करंट IB डिक्रीज। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, एज वी इंक्रीज, देखिए ये 2 वोल्ट था, फिर हमने इसको कितना किया, 3 वोल्ट किया, सो वी कैन राइट एज वी इंक्रीज VC, तो उसकी वजह से क्या होता है कि करंट IC इंक्रीज होगा। कौन सा इंक्रीज होगा, करंट IC विल इंक्रीज, करंट IC विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू दैट, अगर करंट IC इंक्रीज होगा तो IB क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो वी कैन राइट एंड ड्यू टू दैट करंट IB डिक्रीजेस। बोलो, यहां तक समझ में आया। तो ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और आगे हम देखें फॉर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में हमें ड्रॉ करनी है, IC और VC के बीच में। किसके बीच में, IC एंड VC के बीच में करंट और वोल्टेज का ग्राफ है जिसे हम प्लॉट कर रहे हैं अभी बेटा। सो लेट्स टेक IC यहाँ पे और ये VC यहाँ पे, ठीक है। सो हियर इट इज IC और यहाँ पे आ जाएगा VCE, ठीक है। अब IC और VCE के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि IV की जो वैल्यू है, मतलब कि जो बेस करंट जो रहेगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन IC एंड VC, तो ये कौन सी कंडीशन रहती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस कंडीशन रहती है, राइट। रिवर्स बायस कंडीशन में ही तो फंक्शनिंग होगा इसका, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होता है कि IB की जो वैल्यू है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि IB जो है इट इज ऑलमोस्ट जीरो। बेस करंट क्या रहेगा, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर IB जीरो है तो क्या होता है कि वी कैन से, सो IC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो।
right? And because of reverse bias कंडीशन, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें तो आप समझिए कि चलिए यहाँ पर वैसे सपोज मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कि ये सर्टेन लिमिट तक तो लीनियर रहता है, इंक्रीज लीनियरली इंक्रीज होता है, आफ्टर दैट इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि जो बेस करंट है ये क्या रहता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इस करंट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आईसी की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है, बिकॉज आईसी होता क्या है, इट इज बीटा टाइम्स ऑफ आईबी, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट आईसी इज इक्वल्स टू आईसी equals to beta times of IB, right? And we expect the value of IC should be constant for any value of VC, almost independent of VC, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर जो VC की वैल्यू है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, and we are saying that again I am repeating, we expect the value of IC should be constant। आप देखिए यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट से अगर आप देखें आगे तो ये ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट दिखाई देगी। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ तक तो इसका जो इंक्रीज हो रहा है वो लीनियरली हो रहा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट। सिमिलरली अगर आप आगे प्लॉट करें इसे फॉर द बेस करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, देन हियर यू कैन टेक just a minute, यहाँ पे आएगा बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। सो फॉर द वोल्टेज बिलो 0.5 वोल्ट, यहाँ पे ये अब अगर 0.5 वोल्ट है जिसे हम कहते हैं न्यू वोल्टेज, सो फॉर द वोल्टेज बिलो 0.5 वोल्ट इट इंक्रीजेस लिनियरली। आप देखिए इस फेज के अंदर ये क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस लिनियरली, ये इस फेज के अंदर बात हो रही है, ठीक है। सो इन दिस फेज टिल 0.5 वोल्टेज यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस लिनियरली। बोलो आई बात समझ में? हेलो, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक है। एंड देन चलो ये पॉइंट लिख देता हूँ सो आपको नोट्स बनाने में थोड़ा आसानी रहेगी। सो फॉर द वोल्टेजेस, फॉर द voltages below 0.5 volt IC increases linearly, ठीक है। सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आपने अभी जो लिखा है ना वो। नहीं दिख रहा है, एक मिनट बेटा। So here we can see that for the voltages below 0.5 volt current IC is increasing linearly, ठीक है। Now base emitter junction is reverse bias and that particular region is called cutoff region। क्या कहेंगे, बेस एमिटर जंक्शन जो है is reverse biased and that particular region is called cutoff region।
ठीक है, तो यहां पर देखिए ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस वन, इसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। ठीक है, एंड ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, एंड दिस पार्ट इज नॉन एज एक्टिव रीजन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि विच इज सैचुरेशन, विच इज कट ऑफ एंड विच इज एक्टिव। ठीक है, दूसरी चीज, बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। कौन सा? बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन is forward biased. That region is called saturation region. ठीक है, एंड तीसरा है, ये कट ऑफ हो गया, बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, एंड दिस रीजन इज नॉन एज एक्टिव रीजन। क्या होगा? बेस एमिटर जंक्शन जो है, बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन is reverse biased, and this region is known as active region। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कौन सा रीजन चाहिए? तो एक्टिव रीजन चाहिए। तो वी कैन राइट ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट जो करना है वो कौन से रीजन में होगा? इट इज गोइंग टू ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन। ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आपको वर्क करना है तो वो कहाँ पे वर्क करता है? तो एक्टिव रीजन के अंदर ही वर्क करता है। स्विचिंग सर्किट की मतलब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच अगर आपको यूज करना है तो इट इज पॉसिबल इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर अगर आपको वर्क करवाना है देन इट विल वर्क इन द एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच अगर आपको वर्क करवाना है देन इट इज पॉसिबल इन अ सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, दूसरी चीज समझिए यहां पर इस डायग्राम में कि एज वी फीड अ सिग्नल एट इनपुट वोल्टेज, as we feed a signal at input voltage increases and current IB also increases। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? आपका करंट IB जो है वो इंक्रीज होता है और इनपुट वोल्टेज जो है वो भी इंक्रीज होता है। as forward bias also increasing and this increase in IB will cause increase in IC। इसकी वजह से क्या इंक्रीज होता है? आईसी भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर कॉमन एमीटर पे हम जो वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कॉमन एमीटर वीसीई, तो उसकी जब आप एक वैल्यू लिखते हैं तो वी कैन राइट वीसीई इज इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल। ठीक है, तो ये जो वीसी है वो आपका क्या हो जाता है? आउटपुट वोल्टेज हो जाता है। तो वी कैन राइट वी आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसी इंटू आर। बोलो, क्लियर है यहां तक? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. दूसरी चीज, जैसे जैसे हम यहाँ पर इनपुट इंक्रीज करते जाते हैं, आउटपुट क्या होता जाता है? भाई सब सो जाते हो तुम लोग तो यार। देखो, एज इनपुट increases, output decreases. Why? Because IC also increases, IC also increases and cause a drop in potential when there is a higher input signal output is lower and vice versa. समझ में आया? Yes, sir. अगर इसका आपको ग्राफ में पूछा जाए, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ अगर पूछा जाए, तो मान लो ये अगर आपका इनपुट है, ठीक है, ये आपका अगर आपका ये इनपुट फीड है, तो आउटपुट कैसा होगा? तो आउटपुट जो है वो उससे लार्ज होगा, बट इट इज इन द ऑपोजिट फेज। ये जो फेज है वो कितना होता है? पाई होता है। सो आउटपुट इज हायर विथ अ फेज चेंज ऑफ, आउटपुट इज हायर with phase change of pi। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, यहां sir. तक किसी कोई डाउट है? ठीक है। अब ये था इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। नेक्स्ट है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो जैसे अभी अभी हमने स्टडी किया कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अगर आपको यूज करना है तो कौन से रीजन में वर्क करेगा? इधर इन सैचुरेशन रीजन और या कट ऑफ रीजन, राइट? बिकॉज उसे ऑन ऑफ, ट्रांजिस्टर स्विच का मतलब क्या होता है? ऑन करना एंड ऑफ करना, राइट? यही तो काम होता है एक स्विच का। तो ऑन ऑफ करने के लिए हमें या तो हाईएस्ट वैल्यू चाहिए या तो लोएस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब कि या तो हाईएस्ट इनपुट चाहिए या तो लोएस्ट इनपुट चाहिए। हाईएस्ट इनपुट मान लो 1 है और लोएस्ट कितना है? 0। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पर उसी को हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर ले लिया है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, और ये हमने लिया है इनपुट इन दिस वे। ये हमने लिया इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया एक लोड और इसके साथ हमने किया एक VCC, ये है +6 वोल्ट। यहाँ से आ रहा है करंट IC। जैसे कि आप जानते हैं कॉमन एमीटर है तो ये E है, ये B है और ये C है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपको पता ही है क्या रहेगी? दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट IE। ये आपका करंट होगा IB, राइट? और आपको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट यू कैन हैव दिस आउटपुट हियर आल्सो, लाइक दिस। द मैक्सिमम आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा है। दिस इज योर आउटपुट which I am denoting with V0, ठीक है। सो फॉर स्मॉल v इनपुट, मतलब कि स्मॉल इनपुट हमने कितना लिया था? 0.6 वोल्ट। सो आई कैन राइट हियर फॉर स्मॉल इनपुट वोल्टेज which is less than 0.6 volt,
input voltage is less than 0.6 volt, which is your knee voltage. ठीक है, so I can say up to knee voltage IB is very low, मतलब इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट जो है वो क्या रहता है, बहुत ही कम होता है, राइट. IB इज वेरी, इनपुट करंट इज वेरी लो. सो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि IB अगर ऑलमोस्ट जीरो है तो IC इज ऑलमोस्ट जीरो, एंड दिस इज हैपनिंग इन कट ऑफ रीजन. ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर स्टडी किया अभी, आपने देखा, हमने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनाई थी उसके अंदर, राइट. तो IB इक्वल्स टू IC, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो इन कट ऑफ रीजन. बात आ रही है समझ में? ठीक है. So entire voltage drop across V output एक मिनट, हाँ, कट ऑफ रीजन. सो V आउटपुट हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, मतलब V नॉट जो हमने लिखा है ये वैल्यू, ये कितना आएगा V नॉट, तो ये आ जाएगा आपका 6 वोल्ट. कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट. एंड IC की वैल्यू क्या आ रही है? 0. IC की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, राइट. सो वी कैन से, so entire voltage drop across V output and we can say this transistor acts as high resistance. ठीक है. जब ये सिचुएशन है उस टाइम पे ये जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे वर्क करता है, जैसे भी उसके अंदर हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, इट इज बिहेविंग इन दिस वे. और जो आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है वो हाईएस्ट इंटायर वोल्टेज ड्रॉप कहाँ मिल रहा है, तो वी आउटपुट में मिल रहा है, विच इज 6 वोल्ट, विच इज 6 वोल्ट. समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट है Yes, sir. कि अप टू 0.6 वोल्ट दिस ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ हाई रेजिस्टेंस. ये चीज क्लियर है कि 0.6 वोल्ट तक जो है नी वोल्टेज है, जब IB IC 0 मिल रहा है और आउटपुट आपको 6 वोल्ट है, यहाँ पर वो बिहेव कर रहा है एज अ हायर रेजिस्टेंस. तो वी कैन राइट अप टू 0.6 वोल्ट, up to 0.6 volt, this transistor acts as a high resistance. ठीक है. and after certain voltage मतलब कि कितना वोल्टेज, मान लीजिए 1.5 वोल्ट लिया है, तो आफ्टर certain voltage, that is 1.4 volt, output voltage is almost zero. क्या हो जाता है? इट इज ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज मतलब कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑन द ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि जब आपका वोल्टेज मतलब 1.4 वोल्ट पे पहुंचने के बाद में आपका आउटपुट वोल्टेज कितना हो रहा है? जीरो. और आउटपुट वोल्टेज जीरो कब होगा? जब आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है? इट एक्ट्स लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस. तो ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ जीरो रेजिस्टेंस. बोलो, क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बार आपको आपका जो ये ट्रांजिस्टर है वो जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और एक बार आपका ट्रांजिस्टर हायर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है. मतलब कि एक बार आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 6 वोल्ट, और एक बार आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? तो जीरो मिल रहा है, राइट. तो अब आप एक चीज समझो कि जब आपको ऑन ऑफ करनी होती है स्विच को, तो आपको आपके सामने यही कंडीशन होती है
कि या तो हाईएस्ट वैल्यू मिले या तो लोएस्ट वैल्यू मिले। तो हमारे पास यही सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है दैट इज 6 वोल्ट आ रही है, जो लोएस्ट वैल्यू आ रही है दैट इज 0। बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू कब आ रही है, जब हमारा आईवी बेस करंट जो है वो 0 है ऑलमोस्ट, उसकी वजह से आईसी करंट इज ऑलमोस्ट 0, एंड जो एंटायर आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल रहा है वो मिल रहा है अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज, राइट, ड्रॉप हो रहा है मतलब वोल्टेज वहां पे। एंड वी कैन से कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो वोल्टेज है वो 6 है, राइट। और सेकंड केस जो है इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि सर्टेन वोल्टेज पे आप जा रहे हैं, मतलब अबव द नी वोल्टेज अब जब आ रहे हैं टिल 0.4 वोल्टेज, तो 1.4 वोल्टेज है उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। अब आउटपुट वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। So we can say this is a switching circuit, as one time it gives you 6 volt output voltage and another time it gives you 0 output voltage. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. So here you can say it acts like a switching circuit as one as it gives 6 volt and another time it gives 0 voltage. बोलो क्लियर है यहाँ तक? इसका डायग्राम भी मैं बना देता हूँ, आप डायग्राम को देखिए। दिस इज V आउटपुट और ये है आपका V इनपुट, ठीक है। एंड दिस इज 0.6 वोल्ट, ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए यहाँ से इट गोज डाउन एंड इट गोज लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल रहा है, दिस पॉइंट इज 1.4 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये वाला जो फेज है बेटा, ये है आपका जहां पर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, दैट इज योर कट ऑफ रीजन, ठीक है। एंड जहां पर आपका आउटपुट ऑलमोस्ट 0 हो रहा है, मतलब कि लोएस्ट वैल्यू, ये है आपका सैचुरेशन रीजन। क्लियर है यहां तक? और ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे एक्टिव रीजन। बोलो क्लियर है यहां तक? नाउ एनीवन हैज एनी डाउट? क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ठीक है। तो देखो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर में क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर रिक्वायर्ड टू जनरेट कैरियर। So electrical oscillations are required to generate carrier wave in communication system, right? The best and the simplest way to produce electrical oscillation to use LC circuit, which is known as tank circuit. आपने alternating current के अंदर भी हमने LC oscillation के बारे में पढ़ा था, याद है सभी को? उसके अंदर हमारे सामने कुछ इस तरीके का डायग्राम भी रहता था। LC oscillation के लिए आपने ध्यान दिया होगा, what we required capacitor and inductor। ध्यान है सभी को? ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये L है, ये स्विच है, ये प्लस Q, ये माइनस Q, और ये आपका करंट फ्लो होगा, राइट।
और यहाँ पर अगर आप इसका डायग्राम बनाएं तो द करंट इज गोइंग इन दिस वे एंड द चार्ज इज गोइंग इन दिस वे, ठीक है। एंड ओमेगा, दिस इज करंट वर्सेस टाइम, दिस इज चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ है, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू आता 1/√ ऑफ LC, ठीक है। So here we can say this circuit will produce electrical oscillations only up to the time the energy is dissipated due to the resistance of the circuit. ये चीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं LC oscillations के अंदर, right? In practical circuits there will be a resistance which reduces the current and makes it zero, right? आपने याद है, आपने अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा था, राइट? कि आइडियल कंडीशन के अंदर हम लोग लेते हैं कि भाई अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, बाकी रियलिटी में डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होते हैं, बिकॉज उसकी जो एनर्जी है वो किसी न किसी फॉर्म में क्या होती रहती है, लूज होती रहती है. सो we can say if I want the oscillations to sustain, so I have to feed some amount of energy which it is losing in one cycle. तो अगर जैसे कि आपको बताया कि हमें अगर कंटिन्यूसली एनर्जी की सब मतलब कंटिन्यूस हमें ऑसिलेशन रखना है, बिकॉज एनर्जी लॉस हो रही है डेफिनेटली वहां पर, तो ऑसिलेशन तो क्या होंगे कि सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि ऑसिलेशन जो है वो क्या होता है, पहले अप जाते हैं फिर डाउन जाते हैं फिर डाउन फिर डाउन 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 ऐसे हो जाता है, राइट? तो अगर हमें सस्टेन रखना है, मतलब कि कांस्टेंट रहे आपका जो ऑसिलेशन है, अगर आप उसे कांस्टेंट रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक फीडबैक इनपुट देना पड़ेगा. तो इस तरीके का जो सर्किट बनता है उसे हम कहते हैं फीडबैक, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट है उसके बाद उसको वापस से इनपुट देना पड़ेगा. तो वहां पर हमें क्या मिलता है, फीडबैक. मतलब ये जो सर्किट है उस सर्किट को हम कहते हैं फीडबैक सर्किट. क्या कहते हैं? फीडबैक सर्किट. सो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड हियर इज द आउटपुट, सो वी नीड टू गिव एनर्जी टू मेक इट सस्टेन, ठीक है. तो यहाँ पर हम समझते हैं पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हम पहले पॉजिटिव फीडबैक सर्किट को समझते हैं कि क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. ठीक है. इसको ऑसिलेटर सर्किट भी कहते हैं, ऑसिलेटर सर्किट. देखिए सपोज यहां पर हमने एक टैंक सर्किट ले लिया है और यहाँ पर हमने एक एम्पलीफायर सर्किट ले लिया है, ठीक है. ये हमने ले लिया, दिस इज योर टैंक सर्किट. टैंक सर्किट मतलब यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एलसी वाला जो सर्किट है वो लगा हुआ है, तो टैंक सर्किट उसे कहा जाता है. और यहाँ पे हमने ले लिया है एम्पलीफायर. अब कैसे ये फंक्शनिंग करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमने ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलेगा. अब होता क्या है कि आउटपुट जब हमें मिलता है तो सर्टेन लॉसेस हो रहे होते हैं यहाँ पे. उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आउटपुट मिल रहा होता है उसी आउटपुट को हम फिर से एम्पलीफाई कर देते हैं. क्या कर देते हैं? एम्पलीफाई. और एम्पलीफाई करके फिर से उसी को हम एज एन इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं. तो देखिए क्या होता है, यहाँ से ये इस तरीके से अंदर चला जाएगा लाइक दिस. बोलो क्लियर है यहाँ तक? और ये जो एम्पलीफायर है बेसिकली ये क्या है, इट्स अ ट्रांजिस्टर. ये क्या है? इट्स अ ट्रांजिस्टर. बोलो आई बात समझ में? यस सर. ठीक है. तो यहां पर हम इसे कहेंगे इट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. ठीक है. एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग the output. ठीक है. अब देयर आर सिचुएशन, ये तो हो गया पॉजिटिव फीडबैक कि हमने उसे एम्पलीफाई करके वापस से इनपुट दे दिया, बिकॉज हम बार बार इनपुट नहीं दे रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है उसी आउटपुट को एम्पलीफाई करके फिर से हम उसे इनपुट दे रहे हैं, राइट? तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक. लेकिन
कई जगह ऐसी होती है, जैसे मान लो कि प्रेशर एनर्जी की अगर हम बात करें तो प्रेशर कंट्रोलर्स होते हैं। तो हमें कई बार क्या होता है, मान लो प्रेशर बढ़ गया तो हमें उसे क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है नेगेटिव फीडबैक की। किसकी जरूरत होती है, नेगेटिव फीडबैक की। तो वहां पर हम वापस से पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे सकते, वहां पर हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है। तो वी विल से देयर आर सिचुएशंस वेयर वी यूज नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स वेयर द फीडबैक ऑपोजिट्स द आउटपुट। So negative feedback circuit is used in the control system. So we can say that negative feedback system works in control system. कहाँ पे काम आता है ये, कंट्रोल सिस्टम के अंदर। जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको डिक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल है प्रेशर कंट्रोलर। समझ में आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. बोलो, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें किसी को? Suppose in a system pressure increased, in that case we have to take such action which can decreases the pressure, in which we have to go against the output। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा। That's why we are using negative feedback system for the pressure controller as well as in certain system where we require negative feedback। ठीक है, इसका एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, हियर इट इज लाइक दिस। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर हमने ले लिया है एक इंडक्टर, लाइक दिस, ठीक है। देन यहाँ से हमने एक सर्किट निकाला, ये एल डैश, ये आपका आउटपुट, एंड दिस इज योर टैंक सर्किट। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये सर्किट रहता है बेटा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? At input of the circuit, one inductor is connected. Coupled inductor can exchange their energy, and one more inductor is at, and one more and one more inductor is there, across which we can take the output. So here is that inductor across which we can take the output, and this is the basic diagram of the oscillator circuit. So we can write oscillator circuit diagram, oscillator circuit diagram, ठीक है। And frequency of the oscillation depends on, so we can write frequency के लिए हम लिख सकते हैं ओमेगा
इक्वल्स टू 1/√LC, तो ओमेगा हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी। एनीवन हैज एनी डाउट?